नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों मैं देखता हूं कि अक्सर जो भी मेरे पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की रिक्वेस्ट लेके, तो उनका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही होता है कि सर इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आज एक वीडियो बनाया जाए और आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने की कोशिश की जाए। तो देखिए दोस्तों, ये एक सर्जरी है और सर्जरी जो होती है उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है कि हम जो मेन इफ़ेक्ट हैं ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है बाल लगाने का, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो अनवांटेड हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई दवाई हम खाते हैं, वो किसी मुख्य, जैसे पेट दर्द की दवाई खा रहे हैं, वो उससे पेट दर्द हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार एसिडिटी हो जाती है तो वो साइड इफ़ेक्ट कहलाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, हालांकि टेम्प्रेरी होते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में भी होती हैं? तो इनके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कि जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं जिस समय उस समय कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, और एक जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आएँ। तो देखिए, जैसे ही प्रोसीजर शुरू होता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जो थोड़ा घबराते हैं, जिनको थोड़ा सा भी कुछ इंजेक्शन लगाने से या थोड़ा ब्लड देखने से कई बार बहुत घबराहट हो जाती है, तो उन लोगों को चक्कर आ जाते हैं। प्रोसीजर शुरू होने से पहले ही हो जाता है या कई बार प्रोसीजर शुरू करते वक्त ही हो जाता है। तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग वैसोवेगल अटैक बोलते हैं। और ये आपने देखा होगा, कई बार कोई घटना देख के कई लोग को चक्कर आते हैं, वो गिर जाते हैं नीचे। हॉस्पिटल्स में कई बार इस तरह से लोग कई बार गिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड प्रेशर है कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत एक छोटी सी टेम्परेरी प्रोसेस है। कुछ लोगों को ये वैसोवेगल अटैक्स हो जाते हैं इस प्रोसीजर को शुरू करने के समय, बट वो ठीक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो ऑपरेशन के दौरान या उससे पहले हमें देखना होता है, वो होता है कोई पेशेंट को एलर्जी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एलर्जी किससे? एलर्जी उस दवाओं से जो हम इस प्रोसीजर के दौरान देंगे। देखिए, इस प्रोसीजर के दौरान जो मेन दवा है, जो 90% जो दवाई है, वो होती है सुन्न करने वाली, बेहोश करने वाली जो एक दवा है, इंजेक्शन है, जिसको ज़ाइलोकेन बोलते हैं, वो लगाई जाती है। उसी का रोल है इस पूरी सर्जरी में। ये ही दवा है जो आपको सुन्न करती है सिर का अगला पिछला हिस्सा, और हम आराम से हम काम कर पाते हैं। तो इस दवा से कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, लेकिन कुछ लोग इससे एलर्जिक होते हैं, यानी उन लोगों में ये दवा देने पर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो इसको देखने के लिए हम एक एलर्जिक टेस्ट करते हैं, ज़ाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं उसको। और पेशेंट की बाजू पे थोड़ा सा उसको इंजेक्शन जो हमें लगाना है सुन्न करने के लिए, उसका थोड़ी सी मात्रा एक बाजू में थोड़ी लगाई जाती है और चेक किया जाता है कि वहाँ पे कहीं कोई इसको रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो इस टेस्ट को करने के बाद, जब वो पेशेंट इस टेस्ट को करने के बाद क्लियर कर लेता है, तभी हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं, या उसको तभी सर्जरी के लिए लेना चाहिए। बिना इसके सर्जरी के लिए पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी दवा है जिसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। ये हो गया प्रोसीजर के दौरान। छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे कई बार कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के ब्लड पैरामीटर्स अगर टाइम से चेक ना कराए जाएं, यानी हम बिना खून की जांच कराए पेशेंट को सर्जरी के लिए ले रहे हैं, तो कुछ लोगों का खून जो है जमने में थोड़ा समय लेता है, तो उन लोगों की थोड़ी ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है। अगर हम इसको पहले चेक कर लें तो कुछ दवाओं की मदद से उसको हम सेटल करके वो पैरामीटर्स फिर हम सर्जरी कुछ दिनों के बाद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं जो हमें सर्जरी के दौरान होती हैं। अब सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेन के बारे में मुझसे सब पूछते हैं कि जी पेन कितना रहता है। तो पेन प्रोसीजर के दौरान मैंने आपको बता दिया, सुन्न करने की दवा लगा दी जाती है, उसके बाद पेन ना के बराबर होता है। लेकिन प्रोसीजर के बाद कुछ दिन तक दोस्तों हल्का पेन आपको रहता है, जो बर्दाश्त करने लायक होता है, यानी बेरेबल पेन होता है। ये 4 से 7 दिन तक आपको रहता है, और उसके बाद फिर ये पेन खत्म हो जाता है। तो पेन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस, पेन डेफिनेटली कुछ दिन तक सिर में रहता है। पीछे जहाँ से बाल निकाले हैं डोनर और जहाँ आगे लगाए हैं, दोनों जगह हल्का हल्का पेन, दुखन रहती है। इसके अलावा जो प्रोसीजर के बाद हमें देखने को मिलती है चीज़, वो होती है इचिंग। इचिंग मतलब खुजली है, जहाँ पे बाल लगाए हैं वहाँ और जहाँ से लिए हैं वहाँ, दोनों जगह। चूँकि हम वॉश नहीं कर पा रहे हैं, हेड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हिस्सा बंद रहता है पट्टियों में, या उसके ऊपर हम अक्सर पानी डालने को बोलते हैं, सलाइन। तो वो हिस्सों में सफाई ना होने की वजह से इचिंग, खुजली होने लगती है, जो एक हमारा
हीलिंग का ही एक सिम्टम होता है कि हीलिंग हो रही है वहाँ ठीक से। तो ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है। जैसे आपका डॉक्टर आपके 6-7वें दिन आपको हेड वॉश देंगे, उसके बाद आप रोज़ अपना सिर धोएंगे तो ये इचिंग की प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो एक इमीडिएटली सर्जरी के बाद कुछ दिन के बाद आती है, 2 या 3 दिन के बाद, वो होती है सूजन की प्रॉब्लम। सूजन इसलिए होती है क्योंकि हम जो एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ पे, और जो एनेस्थीसिया के साथ कुछ और भी दवाई दी जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम ये हिस्से को फैला लेते हैं ताकि ज़्यादा बाल लगा पाएँ, ज़्यादा पास लगा पाएँ। वो सब फ्लूइड जो है ना धीरे धीरे नीचे ट्रिकल करता है और यहाँ आँख के नीचे इस हिस्सों में थोड़ा सा जमा हो सकता है। इसको बचाने के लिए डॉक्टर आपके यहाँ टेप लगा के रखते हैं, डायनाप्लास्ट, और आपको ऐसे फ्रीक्वेंटली मसाज करने को बोलते हैं ताकि यहाँ जो स्वेलिंग आ रही है वो साइड्स में चली जाए। ये सब करने के बावजूद भी आपको स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन ये स्वेलिंग भी तीसरे दिन करीब आती है और 5 से 6 दिन में ये स्वेलिंग भी चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इनिशियल स्टेजेस में इन्फेक्शन हो सकती है। अगर अच्छे तरीके से जो है आपका ऑपरेशन नहीं किया गया है, सफाई का उसमें प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया है, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस ठीक से नहीं अपनाई गई है, तो हो सकता है आपको डोनर एरिया में या रेसिपिएंट एरिया में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे आपको नुकसान डबल हो सकता है। नहीं, अगर आप पीछे के एरिया में इन्फेक्शन हो गई तो जो आपके बाल बचे हुए हैं हो सकता है उनका भी वहाँ नुकसान हो जाए, और आगे जहाँ पे लगाए वहाँ इन्फेक्शन होती है तो जो लगाए हुए बाल हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा ऐसे क्लिनिक में कराएं जहाँ पे साफ़ सफाई का, स्टरलिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा हो। इसके बाद जो एक प्रॉब्लम आपको दिख सकती है 7 से 8-10 दिनों में, वो होती है कभी कभी बहुत रेयर कुछ सेंटर्स पे, वो होती है नेक्रोसिस की, स्किन नेक्रोसिस, यानी स्किन का कुछ हिस्सा जो है ना वो अपना खून का दौरा खो देता है। इतना एक्सेस यहाँ पे दवाइयाँ लगाई जाती हैं कि जो खून का दौरा है चमड़ी के किसी भी हिस्से में, वो वहाँ पे खून नहीं जा पाता प्रॉपर और वो हिस्सा हमारा काला पड़ जाता है। इसको बोलते हैं स्किन नेक्रोसिस। तो कभी कभी ये भी हो सकती है। जनरली इसको अवॉइड करने के लिए हम दवाइयों का जितना सीमित उपयोग है वही करते हैं, और ताकि कहीं ना कुछ खून का दौरा हमारे पूरे स्कैल्प में बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा कुछ दिनों के बाद तक, 10-12 दिनों तक प्रोसीजर के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। उसके बाद 12-14 दिन के बाद जब आपका शेडिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, और शेडिंग पीरियड फर्दर 2.5 महीने रहेगा, इस दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें जो मेन आपको एक प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। यानी जो रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे लगाए हैं बाल, वहाँ पे छोटे छोटे आपको दाने, पिंपल्स की तरह जो है ना दाने आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, एक इधर आएगा कभी इधर आएगा, इस तरह से एक दो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनके साथ आपको लगेगा कि कहीं और बाल भी निकल रहा है। तो ये भी एक टेम्परेरी फिनोमिना है, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं होती। ये भी कुछ दिनों के बाद जैसे शेडिंग पीरियड खत्म होने लगता है ये भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ लोगों को जो एनेस्थीसिया हमने दिया होता है पीछे, जनरली पीछे, कभी आगे भी ना, तो उसकी वजह से हाइपर या हाइपो एनेस्थीसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी पीछे का हिस्सा काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक सुन्न रह सकता है। थोड़ा आपको लगेगा भारी भारी लग रहा है पीछे। इवन आगे भी आपको सेंसिटिविटी जो पहले लगती थी आपकी आगे या पीछे के स्कैल्प की, सिर की, वो थोड़ी कम लग सकती है। थोड़ा समय लगता है, 4 हफ्ते, 1 महीना, 1.5 महीना लग जाता है कि पूरी तरीके से पीछे आपको छूने पे अच्छे से पता लगे कि मैं कहाँ छू रहा हूँ, कितना छू रहा हूँ। पहले शुरू के दिनों में मोटा मोटा सा फील होगा, आपको लगेगा नहीं कि भैया इतना फाइन मेरा टच जो है वापस आ रहा है। तो ये भी टेम्परेरी है, महीने भर के अंदर, जहाँ से 6 हफ्ते में ये चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्या साइड इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं अगर ये प्रोसीजर ठीक से ना करा जाए। तो उसमें एक तो देखिए, आपकी जो एस्थेटिक, जो आपने हेयर लाइन बनाई है उसकी जो एस्थेटिक क्वालिटी है वो अच्छी ना हो। यानी हेयर लाइन जो आपने बनाई है वो अच्छी ना लगे, अननेचुरल लगे, देखने में लगे कि यार अननेचुरल है, स्ट्रेट बना दी जाए, या फिर उसमें जिगजैग ना बनाए जाएं, उसमें जो हमें डेंसिटी का जिस हिसाब से रखना है डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक ना किया जाए। सामने के फ्रंट के जो एरिया में सिंगल बाल लगाने हैं वहाँ हम जो हैं सिंगल ना लगा के 2 या 3 या 4 जड़ों वाले बाल लगा दें जो अननेचुरल लगते हैं। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ट्रांसप्लांट के वक्त जो है ना प्लानिंग ठीक से नहीं हुई है, ये हो सकता है। फिर अगर आपके डोनर एरिया से बाल बहुत ज़्यादा निकाल लिए गए हैं तो ये भी हो सकता है कि डोनर एरिया जो है ना आपका, वहाँ पे आपकी बालों की डेंसिटी बहुत कम हो जाए, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत सेफ प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट को हम सेफ प्रोसीजर्स की कैटेगरी में गिनते हैं क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाने वाला ऑपरेशन है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको पूरा होश रहता है और प्रोसीजर का टाइम 6 से 8 घंटे रहता है, लेकिन उसके बीच में आपको ब्रेक्स बहुत मिलते हैं, तो आप जो है बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। और मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही है कि आप अच्छे सेंटर पे जाइए, अपना सर्जन अच्छे से चूज़ करिए,
और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो प्रोसीजर्स में आपको साइड इफेक्ट्स मैंने बताए हैं ये बहुत टेम्परेरी होते हैं और कुछ ही टाइम तक रहते हैं, और अगर डॉक्टर आपके सतर्क हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि आपको एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड सर्जन चूज़ करिए, अच्छा क्लिनिक चूज़ करिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, डॉक्टर से मिलिए और आप बेझिझक होकर हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी लेके हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।